अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम HTML पे बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। HTML को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेबसाइट्स बनाने के लिए किया जाता है। HTML को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक एडिटर और दूसरा ब्राउज़र। जो एडिटर हैं वो काफ़ी सारे हो सकते हैं, जो कि हैं नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, विजुअल स्टूडियो कोड, ब्रैकेट, लेकिन ये वगैरह वगैरह। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, शुरू में हम नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करते हैं ताकि हम इनके इन्वायरमेंट, इनके इंटरफेस को समझ सकें और हम दूसरे एडिटर पे मूव कर सकें। इसके बाद बारी आती है ब्राउज़र की। नंबर 2 पे ब्राउज़र है। ब्राउज़र भी काफ़ी सारे हैं, हम इसको में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि एडिटर और ब्राउज़र का यूज़ हम क्यों करते हैं। HTML की जो कोडिंग है, इसको लिखने के लिए हमारे पास एडिटर का होना लाजमी है। अगर हम HTML की कोडिंग को नोटपैड प्लस प्लस में लिखते हैं तो इसको रन करने के लिए हमारे पास ब्राउज़र होना चाहिए। अगर हम ब्राउज़र गूगल को चूज़ करते हैं और एडिटर नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम HTML की कोडिंग नोटपैड प्लस प्लस में लिखेंगे और हम की फ़ाइल को सेव करेंगे और इसकी फ़ाइल को हम गूगल में ओपन करेंगे, जो कि हमारी जो कोडिंग है वो रन होगी और डिस्प्ले हमारे सामने होगा। तो अब हम नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने एक यहाँ पे साइट को ओपन किया है नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड करने के लिए। यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पहले से ये डाउनलोड है इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। HTML की फ़ाइल को क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे हम HTML की फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ये नोटपैड प्लस प्लस जो कि एडिटर है, ये मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं इस पर कुछ भी टाइप करता हूँ, दिस इज़ HTML फाइल। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस एडिटर के अंदर, जो कि नोटपैड प्लस प्लस है, इस एडिटर के अंदर मैंने लिखा है दिस इज़ HTML फाइल। ये छोटा सा टेक्स्ट मैंने टाइप कर दिया इसके अंदर। अब मैं इस फ़ाइल को सेव करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फ़ाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेव एज़ पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में जाऊँगा, एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है HTML5 के नाम से, इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम फ़ाइल को सेव कर लेंगे। अगर आपने यहाँ पे देखा हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ाइल नेम और यहाँ पे फ़ाइल का नेम लिखा हुआ है new space 1.txt। इसका मतलब है अगर हम इस फ़ाइल को इसी फॉर्मेट में सेव करते हैं तो ये एक टेक्स्ट फाइल की तरह सेव होगी। और जब हम इस फ़ाइल को ओपन करेंगे तो ये नोटपैड, सिंपल जो नोटपैड है उसमें ओपन होगी। हम इसको HTML के फॉर्मेट में सेव करेंगे। यहाँ पे लिखी हुई है एक्सटेंशन .txt। HTML के फॉर्मेट में सेव करने के लिए हमारे पास .html की एक्सटेंशन लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो नहीं लिखी हुई तो हम जल्दी से उसे यहाँ पे लिख लेंगे। हम यहाँ पे फ़ाइल का सबसे पहले नेम लिखते हैं जो है इंडेक्स। और अब हम HTML के फॉर्मेट में सेव करने के लिए यहाँ पे उसी की एक्सटेंशन लिखेंगे .html। तो यहाँ देखें, यहाँ पे हमने इस फ़ाइल का नेम लिख लिया इंडेक्स और इसकी एक्सटेंशन लिख ली है .html। इस फ़ाइल को हम यहाँ पे सेव करते हैं। जैसे हमने फ़ाइल को सेव किया तो अब हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे चलते हैं फ़ोल्डर के अंदर। ये देखें हमारे पास फ़ाइल यहाँ पे मौजूद है। इस फ़ाइल को हम यहाँ पे ओपन करेंगे जहाँ पे गूगल का साइन आ रहा है, जो कि एक ब्राउज़र है। अब ये ब्राउज़र में रन हो गई। ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज़ HTML फाइल। तो देखा आपने कि किस तरह से हम एक सिंपल HTML की फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि HTML का जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है उसको कैसे लिखा जाता है। इन्हें हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। इनके अंदर जो चीज़ लिखी जाती है वो टैग होता है। ये टैग होते हैं। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं HTML। अगर हम इसी के अंदर एंगल ब्रैकेट के अंदर HTML लिखते हैं तो ये जो है HTML टैग कहलाएगा। इसी तरह हम फ़र्ज़ करते हैं, हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, ये टाइटल का टैग है, टाइटल टैग। अब हमें किस तरह से पता चला कि ये टाइटल का टैग है, क्योंकि हमने इसके अंदर टाइटल लिखा हुआ है। इसके अंदर जो चीज़ लिखते हैं वो एक टैग बन जाती है, तो ये टाइटल टैग बन गया। तो इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं HTML, ये जो टैग होता है इसको कहते हैं स्टार्टिंग टैग, जहाँ से टैग का स्टार्ट होता है। और यहाँ अब हम यहाँ पे लगाएंगे /, इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। एक होता है स्टार्टिंग टैग हमारे पास और एक होता है हमारे पास क्लोजिंग टैग। अब ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग क्या होता है।
अब जिसके साथ ये चीज़ लगी हो इसे फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। जिसके साथ ये चीज़ हम लगाएंगे उसको हम ये बता रहे हैं कि ये टैग क्लोज़ हो रहा है। यहाँ पे ब्राउज़र ये समझ रहा है कि इस टैग को हम क्लोज़ कर रहे हैं। कुछ टैग को स्टार्ट और क्लोज़ किया जाता है, लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं होता। HTML के अंदर टैग की कुछ टाइप्स होती हैं। हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं टैग्स की। नंबर 1 पे जो हमारे पास टैग होता है वो होता है कंटेनर टैग, और नंबर 2 पे हमारे पास जो टैग होते हैं वो होते हैं नॉन कंटेनर और एम्प्टी टैग। हमारे पास दो तरह के टैग होते हैं, एक होते हैं कंटेनर टैग और एक होते हैं नॉन कंटेनर यानी एम्प्टी टैग। इसको हम कंटेनर टैग कहते हैं क्योंकि ये अपने अंदर कुछ कंटेन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे h1 टैग का यूज़ किया। अब ये h1 टैग क्या है? ये जो h1 टैग है ये जो क्योंकि ये एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसलिए हम इसको h1 टैग कहेंगे, इसको भी h1 टैग कहेंगे। ये h1 टैग की स्टार्टिंग पोजीशन है और ये h1 टैग की एंडिंग पोजीशन है। तो ये कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग वो होते हैं जो अपने अंदर कुछ कंटेन करते हैं, यानी इसने अपने अंदर हेडिंग लिखी। ये जो हेडिंग है ये इसके अंदर कंटेन है, ये इसका कंटेंट है, और ये तमाम ये सारा एक मिलके एक एलिमेंट बनता है। इस तमाम को एलिमेंट कहते हैं। ये h1 जहाँ से शुरू, इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है और इसकी जो एंडिंग पोजीशन है, ये यहाँ से लेके एंडिंग पोजीशन तक एक एलिमेंट है, और इसके अंदर जो भी लिखा जाता है उसको हम कंटेंट कहते हैं। ये पूरा मिलके एक एलिमेंट बनता है और इसके अंदर जो लिखा जाता है इसको हम कंटेंट कहते हैं, और ये पूरा एक कंटेनर टैग है। इनको हम कंटेनर टैग कहते हैं क्योंकि ये अपने अंदर कंटेंट को कंटेन करते हैं। और कुछ एम्प्टी टैग होते हैं, या जैसे ब्रेक टैग। इसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं क्योंकि ये खाली टैग होते हैं, इनको बंद करना ज़रूरी नहीं होता। इनको इस तरह से भी लिखा जाता है, और इनको लिखने का एक और भी तरीका है BR, और यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं। इन टैग्स को लिखने के ये तरीके हैं। एक हमारे पास इमेज टैग होता है, इसको भी लिखने के दो तरीके होते हैं। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। तो देखा आपने कि हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं, एक कंटेनर टैग और दूसरा नॉन कंटेनर टैग, जिसको हम एम्प्टी टैग भी कहते हैं। जो कंटेनर टैग होता है वो अपने अंदर कुछ कंटेन करता है, जबकि जो नॉन कंटेनर टैग होता है वो अपने अंदर कुछ कंटेन नहीं करता। वो सिर्फ स्टार्ट होता है, उसकी एंडिंग पोजीशन नहीं होती, उस टैग को हम क्लोज़ नहीं करते। लेकिन जो कंटेनर टैग होता है उसके दरमियान हम कंटेंट लिखते हैं, और ये सारा मिलके एक एलिमेंट बनता है। इसको हम कंटेनर टैग कहते हैं क्योंकि ये अपने अंदर कुछ कंटेंट रखता है। यहाँ पे नीचे आते हैं। हमने बात की एलिमेंट की कि ये एलिमेंट क्या होता है। ये सारा मिलके एक एलिमेंट बनता है, इसके अंदर कंटेंट लिखा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की। अब ये एट्रीब्यूट क्या होता है? H1 के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा जाता है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इस टैग को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, ताकि हम इसकी खुसूसियात में इजाफ़ा किया जा सके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लाइक अ लाइन इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे कुछ भी कंटेंट की सूरत में आ सकता है, H1 कोई भी टेक्स्ट आ सकता है। यहाँ पे हमने ये सारा एक एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं सेंटर। ये सारा एक एट्रीब्यूट है, और ये जो अलाइन है ये एट्रीब्यूट का नाम है, और ये जो सेंटर ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। H1 के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट दे दिया, इसको बता दिया, इसको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी।
तो हमारे पास तो इस चीज़ को एलिमेंट कहते हैं और इस चीज़ को हम एट्रीब्यूट कहते हैं, जो कि हमारे टैग्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं एट्रीब्यूट्स। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना लाजमी थी। हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप HTML को स्मॉल में लिखेंगे। अब ये डॉक टाइप क्या है? अब ये डॉक टाइप किसको कहते हैं? जब हम इस डॉक टाइप को लिखते हैं तो हम ब्राउज़र को बता रहे होते हैं कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, और जब हम इसको शुरू में लिखते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं कि ये HTML5 टाइप का डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं। तो इससे इससे ब्राउज़र को अंदाज़ा होता है। अब हम यहाँ पे HTML को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम HTML पे काम कर रहे हैं, और HTML को क्लोज़ कर देते हैं, और जो वर्किंग होगी हम वो इसके अंदर करेंगे। ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे हम एक और टैग का यूज़ करेंगे जिसको हम हेड टैग कहते हैं। अब हम इस हेड टैग के अंदर हम अपना टाइटल लिखते हैं, अपनी साइट का टाइटल। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं दिस इज़ HTML टाइटल। यहाँ पे हमने दिस इज़ HTML टाइटल लिख दिया। इसको हम कंटेंट कहते हैं, और ये जो चीज़ है ये मिल के एक एलिमेंट बनता है, और इसके अंदर कंटेंट लिखा जाता है। ये पूरा कंटेनर टैग होगा या नॉन कंटेनर टैग होगा। जाहिर सी बात है इसको हम कंटेनर टैग कहेंगे, क्योंकि ये अपने अंदर कोई चीज़ कंटेन कर रहा है। अब हमारे पास एक बॉडी होती है, बॉडी का टैग, और लास्ट पे हम बॉडी का टैग क्लोज करेंगे। अब ये बॉडी टैग क्या होता है? ये बॉडी टैग के अंदर हम जितना भी हम HTML का काम करते हैं ये इस बॉडी टैग के अंदर करते हैं। जितना भी कंटेंट लिखते हैं हम इसके अंदर लिखते हैं। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं Ctrl+S करके, और हम अब ब्राउज़र पे चलते हैं और पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, बॉडी के अंदर जो चीज़ हमने लिखी वो यहाँ पे विजिबल हो गई, कंटेंट हेयर। और आपने गौर किया हो कि यहाँ पे ऊपर इसने एक टाइटल लिख दिया है, दिस इज़ HTML टाइटल। टाइटल टैग के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं वो इसको अपनी वेबसाइट का टाइटल बना देता है और यहाँ पे टाइप कर देता है। अब हम यहाँ पे कमेंट की बात करेंगे कि HTML के अंदर कमेंट किसे कहते हैं। हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं दिस इज़ कमेंट। ये हमने एक छोटा सा टेक्स्ट लिख लिया। इसको हम चाहते हैं Ctrl+S करके सेव करते हैं इस फाइल को और ब्राउज़र पे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ कमेंट। ये मिस्टेक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि ब्राउज़र पर डिस्प्ले हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ब्राउज़र को शो ना हो, ब्राउज़र इस टेक्स्ट को इग्नोर करे और इस टेक्स्ट को सिर्फ मैं ही पढ़ सकूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे कमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब कमेंट्स लगाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस एंगल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे ये देखें हमने ये चीज़ लगाई और लास्ट में हमने ये देखें, अब हमने इस टेक्स्ट को कमेंट कर दिया है। अब हम फाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं, पेज को रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें ब्राउज़र इसको रीड नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने इस टेक्स्ट को कमेंट बना दिया है। इसको सिर्फ हम ही रीड कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम इस फाइल पे ही रीड कर सकते हैं। अब हम कुछ हेडिंग्स टैग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट लगा लेंगे, हेडिंग टैग्स। अब ये हेडिंग टैग्स किसे कहते हैं? हमारे पास HTML के अंदर 6 टाइप के 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, जो कि H1 से शुरू होती हैं और H6 तक ख़त्म होती हैं। इसके बाद कोई हेडिंग HTML में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम देखते हैं कि HTML में हेडिंग टैग्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हमें H1 का हमने टैग यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेडिंग, और H1 का टैग यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया।
अगर हमने इस पूरी लाइन को कॉपी करना है या डुप्लीकेट करना है तो लास्ट पे आए, यहाँ पे हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम H2 लिखेंगे, यहाँ पे भी H2, क्योंकि हमारे पास 6 टाइप के हेडिंग टैग्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई हेडिंग टैग नहीं होता। 3 4 5 6 6। अब देखें जब मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो देखें इसने इस टैग को ब्लैक कर दिया है, क्योंकि ये टैग एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 उससे छोटी हेडिंग, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी हेडिंग, H5 उससे छोटी हेडिंग, और सबसे छोटी हेडिंग को हम H6 कहते हैं। तो देखा आपने कि HTML के अंदर छः तरह की हेडिंग्स होती हैं, इसके अलावा कोई भी हेडिंग HTML में एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इन हेडिंग्स के दरमियान में नीचे लाइंस आ जाएं, तो हम यहाँ पे कुछ एक एम्प्टी टैग जिसको हम नॉन कंटेनर टैग भी कहते हैं उसका यूज़ करेंगे, जिसको HR कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। HR और HR लास्ट पे भी हम ये लगा देते हैं। अब फाइल को जैसे सेव करके हम ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये देखें इसने हेडिंग के नीचे लाइंस ऐड कर दी हैं। तो अगर हमने लाइंस ऐड करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी है, तो हम HR टैग का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम कुछ पैराग्राफ टैग देख लेते हैं कि पैराग्राफ और प्री का जो टैग है उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट दे देंगे, पैराग्राफ और प्री टैग, बल्कि हम यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ। अब हम देखेंगे कि पैराग्राफ किस तरह से HTML के अंदर लिखा जाता है। हमारे पास एक टैग होता है P का टैग। इस P के टैग के अंदर हम पैराग्राफ लिखते हैं। हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, लोरेम इप्सम की वेबसाइट पे, यहाँ से हम डमी जो पैराग्राफ है उसको हम कैच करते हैं और अपनी वेबसाइट पे इसको ऐड कर देते हैं। ये मैं थोड़ा सा यहाँ तक इसको ऐड करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं। Ctrl+S सेव, ब्राउज़र पे चलते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें इसने नीचे इसके एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा और पैराग्राफ ऐड करते हैं, Ctrl+S, ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करते हैं। देखें अब हम क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ की लेफ़्ट और राइट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। देखें इस पैराग्राफ की लेफ़्ट साइड तो इक्वल है, लेकिन राइट साइड की लाइन कोई कुछ लाइन पीछे है, कोई लाइन आगे है। ये लेफ़्ट और राइट साइड को बराबर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है, अलाइन। अब अलाइन के अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लेफ़्ट। अगर हम इसको राइट करते हैं तो ये जो पैराग्राफ है ये राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें इसने पैराग्राफ को राइट पे शिफ्ट कर दिया। अगर हम इसकी तीसरी वैल्यू का यूज़ करें जो कि सेंटर है, तो देखते हैं ये क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये देखें इसने पैराग्राफ को सेंटर में शिफ्ट कर दिया। तो मैं ये कह रहा था कि हमें किसी भी पैराग्राफ की लेफ़्ट और राइट साइड को इक्वल करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम जस्टिफाई कहते हैं। तो जैसे हम जस्टिफाई को यहाँ पे लिखते हैं, यूज़ करते हैं और पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो देखें आपके सामने इसने पैराग्राफ की लेफ़्ट और पैराग्राफ की राइट साइड को इक्वल कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमने EU के बाद जो अगली लाइन है उसको हमने अगली लाइन पे शिफ्ट करना, नेक्स्ट लाइन पे, तो हम वो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम आते हैं,
अब ये देखें, अब ये यू के बाद जो अगले लाइन है इसको हमने नेक्स्ट पे शिफ्ट करना है, जैसे मैंने अभी बताया। अब हम इस फाइल के अंदर आके इसको यहाँ पे एंटर से आगे शिफ्ट करते हैं, फ़ाइल को सेव करके ब्राउज़र पे चलते हैं, तो देखें इसने इसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट नहीं किया। इसके लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम BR टैग कहते हैं, जो कि एक एम्प्टी टैग है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, ये एक ब्रेक जो है वो प्रोवाइड कर देगा। इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, जितनी दफ़ा पेस्ट करेंगे ये उतनी हमें ब्रेक्स प्रोवाइड कर देगा। अब इसको देखते हैं, ये देखें इसने हमें ब्रेक्स प्रोवाइड कर दिए और हम यहाँ पे फ़िलहाल इस टैग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो जितनी दफ़ा हम इसका यूज़ करेंगे उतनी दफ़ा ये हमें ब्रेक्स प्रोवाइड करेगा। अब हमारे पास एक और टैग होता है जिसको हम प्री टैग कहते हैं, प्री फॉर्मेटेड टैग। इसके अंदर अगर हम कुछ पैराग्राफ ऐड करते हैं, ये देखें मैं यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ उठाता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। अगर हम किसी भी टैग के अंदर जितनी चाहे स्पेस देंगे तो वो सिर्फ एक स्पेस को काउंट करेगा, इसके अलावा जितनी स्पेसेस होंगी उनको इग्नोर करेगा। लेकिन प्री का टैग एक वही टैग है जिसके अंदर जितनी स्पेसेस प्रोवाइड करे ये उसको डिस्प्ले कर देता है। ये देखें इसने नीचे ये जितनी हमने स्पेसेस इसके अंदर दी उसने उतनी स्पेसेस हमें प्रोवाइड कर दी। तो हम यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखें, अब हम देखते हैं, ये देखें जितनी हमने इसके अंदर स्पेसेस दी उसने इसको अपने अंदर ऐड कर लिया। इसके बाद हम कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग HTML के फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को देख लेते हैं कि वो किस तरह से लिखे जाते हैं। यहाँ पे हम कमेंट लिख लेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। नीचे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक B टैग होता है। ये क्या करता है, ये बोल्ड कर देता है टेक्स्ट को। एक हमारे Ctrl+S करके सेव करके पेज को ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो देखें ये हमारे पास इसने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ और टैग्स को देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, अब ये स्ट्रॉन्ग क्या करता है, ये भी बोल्ड की तरह ही काम करता है लेकिन ये टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग कर देता है। देखें अब हमारे पास एक इटैलिक का टैग होता है, इटैलिक। एक हमारे पास EM का टैग होता है, EM, जिसको हम एम्फसाइज्ड कहते हैं। इटैलिक और EM ये जो दो टैग्स हैं ये सेम ही काम करते हैं। ये जो EM का टैग है ये एम्फसाइज कर देता है। अब हम यहाँ पे U टैग का यूज़ करते हैं। यू टैग जो है ये अंडरलाइन कर देता है टेक्स्ट को। ये देखें इसने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे हमारे लिए। अब हम यहाँ पे एक और टैग का यूज़ करते हैं जिसको इंसर्टेड टैग कहते हैं, इंसर्टेड। इसको जाके देखते हैं, ये देखें इसने भी यहाँ पे अंडरलाइन ऐड कर दिया। एक हमारे पास स्मॉल टैग होता है, ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को स्मॉल कर देता है। देखें इसने टेक्स्ट को स्मॉल कर दिया। इसके बाद एक हमारे पास मार्क टैग होता है। ये मार्क टैग क्या करता है, ये हाईलाइट कर देता है टेक्स्ट को। ये देखें इसने इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। अब हमारे पास एक टैग होता है डिलीट का। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को डिलीट कर देता है। इसके बाद हमारे पास एक और भी टेक्स्ट होता है जिसको कहते हैं स्ट्राइक। ये जो डिलीट और स्ट्राइक
डेल और स्ट्राइक जो दो टैग्स हैं ये एक ही तरह के काम कर रहे होते हैं। स्ट्राइक, ये देखें दोनों की हमें लग रहा है वर्किंग बिल्कुल सेम है। इसने डिलीट कर दिया, इसने भी लाइन को स्ट्राइक कर दिया। अब हमारे पास कुछ और टैग्स होते हैं। एक होता है सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे हम एच लिखते हैं, इसके बीच में हम 2 लिखेंगे, लास्ट में हम ओ लिखते हैं, और नीचे हम यहाँ पे सुपर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, H2O। ये जो सबस्क्रिप्ट होता है ये क्या करेगा, इसके अंदर जो चीज़ लिखते हैं ये उसको नीचे शिफ्ट कर देता है, और सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, ये इसको ऊपर शिफ्ट कर देगा। यहाँ पे आके देखते हैं, ये देखें H2O सबस्क्रिप्ट ने क्या किया, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया उसने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, और H2O सुपरस्क्रिप्ट ने क्या किया, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया इसने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये थी कुछ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हम एक कमेंट लिख लेते हैं। कमेंट में हम लिखेंगे कोटेशन, QU कोटेशन एंड साइटेशन, कोटेशन एंड साइटेशन। अब ये कोटेशन और साइटेशन, अब ये कुछ और टैग्स देखते हैं हम। यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू टैग, और क्यू टैग को क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पैराग्राफ उठाते हैं लोरेम इप्सम की वेबसाइट से। यहाँ से हम थोड़ा सा डाटा उठा लेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक डाटा इसको कलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और पेज को सेव करके ये ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। नीचे आते हैं तो ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी हम ब्रेक दे देते हैं, यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी ब्रेक प्रोवाइड कर देते हैं। BR मैंने थोड़ी सी ऊपर ब्रेक प्रोवाइड की। पेज को रिफ़्रेश करते हैं, नीचे आते हैं, थोड़ी सी नीचे भी ब्रेक प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमें वाजिया हो सके हमारा रिज़ल्ट। यहाँ पे हम ब्रेक्स दे देते हैं। पेज को सेव करके ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, नीचे आते हैं तो ये देखें, ये आपने देखा कि हमने क्यू टैग के अंदर जो टेक्स्ट दिया उसने इसको एक कोटेशन बना दी है। इसने इसके लिए इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन में कोट्स ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक और टैग ब्लॉक कोड, BLOC के ब्लॉक कोड, इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। इसके अंदर अब थोड़ा सा इस टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो ब्राउज़र पे जाके देखते हैं, ये देखें कोट और ब्लॉक कोड में क्या फ़र्क है। कोट में उसने क्यू टैग और ब्लॉक कोड में क्या फ़र्क है। क्यू टैग में उसने उसने कोड्स ऐड कर दिए हैं, और ब्लॉक कोड में इसने कोड ऐड नहीं किए। अब ये ब्लॉक कोड होता क्या है, ब्लॉक कोड के अंदर हम किसी भी ऑथर का जो कोड होता है उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। इसमें हम किसी ऑथर का कोड देते हैं, और इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं साइट। अब ये साइट एट्रीब्यूट क्या करता है, साइट एट्रीब्यूट में जहाँ से हमने इस कोड को लिया है उसका रेफरेंस हम साइट के अंदर देंगे। इस कोड को हमने लोरेम इप्सम से लिया, इसके URL को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे साइट के अंदर। तो यहाँ पे हम आके पेज को यहाँ पे अब हम इसको देखते हैं, ये देखें बस साइट टैग में हम किसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं, ताकि उस चीज़ का रेफरेंस देते हैं तो इसको गूगल ऑटोमेटिकली रीड करता है। अब हम एक और टैग को देखते हैं AWBR, और इस टैग को यहाँ पे क्लोज करते हैं। AWBR का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एब्रीविएशन चेक कर रहे हैं HTML, और AWBR टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम टाइटल कहते हैं। अब इस टाइटल के अंदर हम लिखते हैं इस जो हमने HTML लिखा है इसकी एब्रीविएशन लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखते हैं ब्राउज़र पे जाके, ये देखें जैसे मैंने AWBR टैग के अंदर ये HTML लिखा
और इसको एक एट्रीब्यूट दिया टाइटल का। तो अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं, इसके ऊपर जैसे कर्सर लेके जाएंगे तो हमें जो टाइटल के अंदर लिखा होगा ये हमें शो करवाएगा। अब हमारे पास एक और टैग होता है जिसको हम एड्रेस टैग कहते हैं। ये एड्रेस टैग क्या करता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पाकिस्तान, लाहौर वगैरह वगैरह। ये एड्रेस टैग क्या करता है, हम जब भी कॉन्टैक्ट पेज की इंफॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट पेज का एड्रेस देते हैं तो हम इस एड्रेस टैग के अंदर देते हैं ताकि हम एसईओ में हमारी हेल्प हो सके। ये एसईओ में काफ़ी काम आता है। तो अब हम जाके देखते हैं कि एड्रेस टैग करता क्या है। ये देखें, एड्रेस टैग ने भी इटैलिक टैग की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा हमें कॉन्टैक्ट पेज पे आता है, हमें इसमें फिर एसईओ में भी हेल्प मिलती है काफ़ी। अब यहाँ पे एक और टैग होता है साइड टैग। ये साइड टैग क्या करता है, इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो ये उस चीज़ का रेफरेंस देता है। हम यहाँ पे लिखते हैं बुक टाइटल, तो ये समझ जाएगा कि हम किसी बुक का टाइटल यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसको जाके देखते हैं, ये देखें ये भी थोड़ा सा ये भी इटैलिक टैग की तरह काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे HTML के कुछ लिंक्स की बात कर लेते हैं। HTML लिंक्स, यहाँ पे हम बात करेंगे वेबसाइट लिंक, पेज लिंक, इमेज लिंक। नंबर 4 पे हम बात करेंगे डमी लिंक। नंबर 5 पे हम बात करेंगे इमेज लिंक। इमेज लिंक हमने ऊपर दे दिया है। नंबर 5 में बात करेंगे लोकल लिंक। नंबर 6 में हम यहाँ पे बात करेंगे ईमेल लिंक। ये कुछ तरीके होते हैं ईमेल लिंक देने के। लिंक देने के लिए हम जिस टैग का यूज़ करते हैं वो होता है ए टैग। इसको हम एंकर टैग भी कहते हैं, एंकर टैग। तो हम देखते हैं अब कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। ए का टैग लिखेंगे, लगा लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमें किसी वेबसाइट का लिंक देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं लोरेम इप्सम। हम जो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे इस टैग के अंदर वो हमें ब्राउज़र के ऊपर शो होगी, और जो चीज़ हम इस ए टैग के अंदर लिखेंगे, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं href। यहाँ पे हम इसका लिंक देते हैं। अब हमने इसकी साइट का लिंक देना है, ये हमने इसकी साइट का लिंक दे दिया। गूगल पे हमारे पास ये नाम शो होगा लोरेम इप्सम, और जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इस URL पे वो ले जाएगा। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, देखें जब हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये क्या करता है, ये लोरेम इप्सम की वेबसाइट पे हमें ले गया। तो ये होता है वेबसाइट लिंक के किस तरह से आपने किसी साइट के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना है, यूज़र को किस तरह से किसी दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है टारगेट। ये टारगेट क्या करता है, यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। कंट्रोल एस सेव करते हैं, पेज पे जाके यहाँ पे आए, यहाँ पे देखते हैं टारगेट ब्लैंक देने से जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ये इस लिंक को दूसरे टैब के अंदर ओपन करता है। इसका ये फ़ायदा है। यहाँ पे हम देते हैं, हम एक और एट्रीब्यूट होता है टाइटल। इसके अंदर हम टाइटल दे देते हैं लोरेम गो टू डमी टेक्स्ट साइट। अब ये टाइटल क्या करता है, जब हम इस लोरेम इप्सम के ऊपर टेक्स्ट इसको लेके जाएंगे कर्सर को, तो हमें ये नीचे टाइटल देगा, दिखाएगा जो हम टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे गो टू डमी टेक्स्ट साइट। अब हम यहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं। अब हम पेज का लिंक देते हैं -f। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेज लिंक।
अब ये पेज लिंक क्या करता है, अगर हम यहाँ पे आते हैं और एक और यहाँ पे पेज बनाते हैं, इसका हम नाम रखते हैं link.html। ये हमारा पेज है। इस पेज का हमने लिंक देना कि जैसे हम इस बटन के ऊपर पेज लिंक के ऊपर क्लिक करें तो हम उस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएं। तो हमारी फ़ाइल साथ में पड़ी हुई है, हम उसका नेम यहाँ पे दे देंगे link.html। कंट्रोल सेव, यहाँ पे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गए। ये देखें ऊपर ये लिंक में लिंक दिया हुआ है link.html उस फाइल का। अब हम यहाँ पे देखते हैं इमेज लिंक। यहाँ पे हम उस इमेज का URL देंगे। हम यहाँ पे एक इमेज ऐड कर लेते हैं जल्दी से। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज का लिंक देंगे अपनी फ़ाइल के अंदर। इमेज का लिंक देने के लिए हमारे पास इमेज टैग का यूज़ किया जाता है। इमेज ये एक एम्प्टी टैग होता है। इसके अंदर हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं सोर्स का। इस सोर्स के अंदर हम किसी भी इमेज का पाथ देते हैं। तो हमारी जो इमेज है वो HTML फाइल के साथ पड़ी हुई है, तो हम उस फाइल का उस इमेज का लिंक यहाँ पे देंगे। इमेज का नेम है image.jpg। एक दफ़ा जाके देख लेते हैं। ये देखें इमेज का नाम है image.png, एक्सटेंशन है png। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। ब्राउज़र पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। देखें इसने यहाँ पे हमें एक इमेज दे दी है। और जब हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं, इस पेज का लिंक दे देते हैं कि जैसे हम इस इमेज के ऊपर क्लिक करें तो हम इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएं। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखें जैसे मैंने इस इमेज के ऊपर क्लिक किया तो इसने इस पेज के ऊपर हमें रीडायरेक्ट करवा दिया, क्योंकि हमने जो रीडायरेक्ट का पाथ था वो हमने ए के अंदर सेलेक्ट किया है और हमने इमेज को इसके अंदर सेलेक्ट किया है। इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डमी लिंक देख लेते हैं कि डमी लिंक किस टाइप के होते हैं। ए टैग, डमी लिंक बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक हैशटैग यूज़ करते हैं। हैशटैग क्या करता है, इसको डमी टेक्स्ट बना देता है। ये देखें ये एक डमी टेक्स्ट है, इसको क्लिक करेंगे ये उसी पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है। ये देखें हैश, इसको हम डमी टेक्स्ट कह सकते हैं, डमी लिंक कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोकल लिंक की बात करते हैं। लोकल लिंक से मुराद ये है कि हम एक यहाँ पे लिखते हैं HTML और नीचे हम थोड़ा सा पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, हम इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। 2 दफ़ा हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नीचे आते हैं, यहाँ पे हम एक और पैराग्राफ लगाएंगे, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक आईडी देनी है। आईडी हम यहाँ पे देंगे HTML। हमने यहाँ पे लिख दिया HTML, आईडी दे दी इसको, इस चीज़ का नाम दे दिया, इस चीज़ को एक एट्रीब्यूट असाइन कर दिया आईडी, और उसके अंदर हमने नाम दे दिया अपनी मर्ज़ी से HTML। अब हम इस नेम को ऊपर कॉल करवाएंगे कि जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हम यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएं HTML। तो देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें ये हमारे पास काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे ऊपर हेडिंग 3 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे जाते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये उस लिंक के ऊपर हमें ले गया। इसको कहते हैं लोकल लिंक के। हम एक लिंक बनाते हैं और नीचे उसको लिंक को टारगेट करते हैं, और जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें वो उसके ऊपर रीडायरेक्ट करवा देता है, उस लिंक के ऊपर। तो देखा आपने लोकल लिंक। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ईमेल लिंक। ईमेल लिंक किसे कहते हैं, ए टैग
लिंक के लिए हम ए टैग का यूज़ करेंगे, ईमेल लिंक। ये जो ईमेल लिंक है ये हमें ब्राउज़र के ऊपर शो होगा और इसके अंदर हाइपर रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मेल टू कॉलन और यहाँ पे हम admin@gmail.com, यहाँ पे हम ईमेल दे देंगे। ये ईमेल सेट कर सकते हैं और हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट सेट कर सकते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो बराबर है हेलो हाउ आर यू। तो देखें, हम जब कॉन्टैक्ट पेज पे काम करते हैं तो हम यहाँ पे ये लिंक सेट कर सकते हैं उस पेज के ऊपर। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं, ये देखें ईमेल लिंक, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो ये उस मेल के ऊपर ले जाएगा। लेकिन मैंने जो मेल दिए यहाँ पे वो ये देखें, ये इसने ओपन कर दिया यहाँ पे। तो आप भी इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। अब हम यहाँ पे इमेज टैग की बात करते हैं। यहाँ पे हम लिंक कमेंट दे देंगे इमेज टैग। इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास इमेज टैग होता है, इमेज। और ये जो इमेज होता है इसको हम इस तरह से और इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो इमेज टैग होता है इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट सेट करते हैं जिसको सोर्स कहते हैं। अब ये क्या करता है इमेज टैग, ये इमेज टैग के अंदर हम किसी भी इमेज का पाथ देते हैं इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। हमारी HTML फाइल के साथ हमारी एक इमेज पड़ी हुई है, इसी का पाथ हम यहाँ पे दे देते हैं image.png। कंट्रोल एस, यहाँ पे आते हैं, ये देखें इसने एक इमेज यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम इसकी हाइट और विड्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और इसके ऊपर टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट देते हैं विड्थ 100 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल और हम यहाँ पे एक टाइटल का टैग यूज़ कर लेते हैं इमेज एरिया। कंट्रोल है सेव, यहाँ पे आते हैं, ये देखें इमेज को इसने हाइट विड्थ जितनी दी थी उस हिसाब से इसने एडजस्ट किया। अब जो हमने यहाँ पे टाइटल दिया था, जैसे हम इस कर्सर को इसके ऊपर लेके जाते हैं तो देखें इसने टाइटल यहाँ पे ऐड कर दिया है इमेज एरिया। अब हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे इमेज का जिसको कहते हैं आल्ट मीन अल्टरनेटिव। यहाँ पे हम दे देते हैं इमेज लोडिंग। जब हमारी इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो रही होती या उसका हमने एड्रेस गलत दे दिया होता है, ये देखें हम यहाँ से इमेज का एड्रेस गलत देते हैं तो उस इमेज की जगह पे हमें ये टेक्स्ट शो होता है ताकि हमें वाज़िह होता है कि हाँ जी इस जगह पे हमारे पास एक इमेज है। ये देखें हमारे पास एक टेक्स्ट शो हो रहा है इमेज लोडिंग। तो ये हम दे सकते हैं आल्ट एट्रीब्यूट ताकि यूज़र को पता चल सके कि यहाँ पे एक इमेज है। अब हम यहाँ पे ऑडियो टैग की बात करेंगे। यहाँ पे हम कमेंट में लिख लेते हैं ऑडियो कि हमने अपनी साइट के ऊपर ऑडियो को कैसे डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे ऑडियो का एक टैग यूज़ किया जाता है और इस टैग को यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं सोर्स। इसके अंदर इसके अंदर एक हमारे पास टैग होता है सोर्स नेम से और इसके अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है सोर्स जिसके अंदर हम ऑडियो का पाथ देते हैं, एक होती है टाइप जिसके अंदर हम इस ऑडियो की टाइप बताते हैं। अब जो हमने ऑडियो है वो यहाँ पे ऐड करके रख लिया है। ये देखें ये हमारे पास ऑडियो जिसका नेम है audio.mp3। हम यहाँ पे इस ऑडियो का पाथ देते हैं audio.mp3 और इसकी टाइप हम यहाँ पे लिखते हैं ये ऑडियो है / इसकी जो टाइप है वो है mp3। तो अब हम जाके देखते हैं क्या ऑडियो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये देखें यहाँ पे कोई ऑडियो डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि हमने ऑडियो के कंट्रोल्स सेट नहीं किए। हम यहाँ पे आएंगे, हम लिख देंगे कंट्रोल्स। जब हम कंट्रोल्स लिखेंगे तो यहाँ पे ये ऑडियो के कंट्रोल्स ऐड हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे एक ऑडियो ऐड हो गया,
इसको हम यहाँ पे प्ले करते हैं। ये देखें ये ऑडियो यहाँ पे प्ले हो गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम ऐसी एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं जो कि ब्राउज़र उस ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता, तो उसको पहचानने के लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। जब हमारी जो वो एक्सटेंशन है वो लोड नहीं होती, उस टाइप का ऑडियो लोड नहीं होता, तो हमें ये टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, ब्राउज़र डजंट सपोर्ट ऑडियो फाइल। सेव करते हैं, पेज के ऊपर जाते हैं, देखें यहाँ पे कोई टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा। ब्राउज़र जब उस ऑडियो को सपोर्ट नहीं करेगा तो हमें ये टेक्स्ट उस पर शो होगा ब्राउज़र पे। अब हम यहाँ पे वीडियो टैग को देखते हैं। वीडियो टैग, जब सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं, वीडियो के लिए वीडियो टैग का यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर हम उसी तरीके से एक सोर्स का टैग यूज़ करेंगे और src सोर्स, दो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, एक src और एक टाइप। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस ऑडियो का पाथ देते हैं। हमने यहाँ पे ऑडियो एक सिलेक्ट कर ली है, यहाँ पे ऐड कर लिया वीडियो.mp4 और इसकी जो टाइप है वो है वीडियो और इसकी जो एक्सटेंशन है वो है mp4। याद रहे यहाँ पे नेम चेंज हो सकता है, फाइल नेम, फाइल जो हमारी फ़ाइल का नेम होगा, जो हमारी ऑडियो का नेम होगा, लेकिन इसकी टाइप वीडियो रहेगी और इसकी एक्सटेंशन mp4 रहेगी। जो एक्सटेंशन होगी वो हम यहाँ पे देंगे और ये वीडियो जो हमारी है, अब यहाँ पे लिख लेंगे उसका नेम। यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे हमें नीचे एक वीडियो मिल गई है, लेकिन ये एक इमेज की तरह मिली है, ये प्ले नहीं हो रही क्योंकि हमने इसके कंट्रोल सेट नहीं किया। इसकी हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, विड्थ 200 पिक्सल और हाइट हम देते हैं 200 पिक्सल और इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं, देखें ये इमेज की तरह वर्क कर रहा है, इसके क्योंकि कंट्रोल्स हमने सेट नहीं किए इसलिए ये प्ले नहीं हो रहा। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखें इसने इसके कंट्रोल सेट कर दिए। तो अब हम इसको प्ले कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें ये प्ले हो गई है वीडियो। इसी तरह हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं पोस्टर, के वीडियो प्ले होने से पहले हमें एक पोस्टर, एक इमेज दिखाई दे। हम जो इमेज है वो उस एक हमारे पास ये इसी का एड्रेस हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, image.png। अब हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं, ये देखें इमेज यहाँ पे ऐड कर दी गई है। तो अब हम यहाँ पे मार्की टैग देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले एक कमेंट लगा लेते हैं, मार्क्यू टैग। मार्क्यू के लिए हमने मार्क्यू का टैग यूज़ करेंगे, मार्क्यू, और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख लेंगे, दिस इज़ मार्क्यू टेक्स्ट। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके इसको चेक करते हैं। ये देखें ये टेक्स्ट मूव होना शुरू हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, हम कर देते हैं अप। तो ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। देखें इसकी डायरेक्शन को कर देते हैं राइट, ये देखें ये राइट की तरफ मूव होना शुरू हो गया। ऊपर थोड़ी सी हम ब्रेक ऐड कर लेते हैं, ब्रेक ब्रेक। अब हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, ये देखें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं ताकि हमें वाज़िह हो। बैकग्राउंड कलर गोल्ड। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं पेज को, सॉरी ब्राउज़र पे। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा लेंगे, स्क्रॉल अमाउंट 50। इसकी स्पीड देखें तेज़ हो गई है। यहाँ पे हम लिख लेंगे लूप में जितनी वैल्यू सेट करेंगे उतनी दफ़ा चलेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा 2, कि हमारा जो ये टेक्स्ट है ये 2 दफ़ा चले।
1 2, ये देखें 2 दफ़ा चला, उसके बाद ये रुक गया। हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं बिहेवियर। ये बिहेवियर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है स्क्रॉल। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे स्लाइड, पहले क्या हो रहा था कि 2 दफ़ा चल के रुक गया था, लेकिन अब हमने यहाँ पे बिहेवियर सेट कर दिया स्लाइड के, वो रुके ना, वो स्लाइड हो जाए, वो यहाँ पे हाइड ना हो, वो स्लाइड हो जाए। 1 2, ये देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लाइड कर गया। यहाँ पे हम कमेंट लिख लेंगे लिस्ट। हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, यहाँ पे 4 भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1 ऑर्डर लिस्ट। नंबर 2 पे जो लिस्ट आती है उसकी वो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। नंबर 3 जो लिस्ट होती है उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेस्टेड लिस्ट। नंबर 4 पे हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आज हम इन 4 लिस्ट की बात करेंगे। नंबर 1 पे ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं OL टैग, और इसके अंदर हम कुछ लिस्ट ऐड करते हैं जिनके टैग्स होते हैं L1 टैग, LI टैग, या हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट टैग, और यहाँ पे लिख लेते हैं लिस्ट। इसको हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं, नीचे आते हैं Ctrl+S सेव, यहाँ पे चलते हैं तो ये देखें इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। यहाँ पे आते हैं, ये देखें हमने 5 लिस्ट बना ली, और ये जो 1 2 3 4 5 है ये होता है ऑर्डर में। तो OL क्या करता है, ये लिस्ट को ऑर्डर में चेंज कर देता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो होती है अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर हम इसी तरह से ये लिस्ट ऐड कर देते हैं। ये देखें, अब इसको सेव करते हैं। ये देखें जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो हमारी ऑर्डर में नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं नेस्टेड लिस्ट। जो नेस्टेड लिस्ट होती है इसको यहाँ पे कॉपी की है, बल्कि इसको यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसी को कॉपी करना है और इस LI जिसमें से जो इनमें जो भी LI है उसके अंदर इसको पेस्ट कर देना। इसको कहते हैं हम नेस्टेड के एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। ये देखें एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आ गई। इसको हम OL कर देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, ये देखें एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, इसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अब हम आते हैं नीचे। अब हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखनी है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम DL टैग का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, DT टैग और DD टैग। हम यहाँ पे लिखते हैं कॉफ़ी, और यहाँ पे लिखते हैं ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक वाटर। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, नीचे हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिल्क और वाइट मिल्क, वाइट वाटर। अब हम देखते हैं कि हम जो DD के अंदर लिखते हैं तो हमारे पास ये क्या है डिस्प्ले होता है। ये देखें जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है वो हमें इस तरह से शो होती है। जो हम DD के अंदर लिखेंगे वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, और DD के अंदर जो लिखेंगे वो हमें थोड़ा सा आगे शो हो रहा है। इंडेंट कर दिया इसने इस टेक्स्ट को।
तो ये हमारे पास कुछ 4 लिस्टें होती है, लेकिन फर्दर इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम CSS में यूज़ करते हैं। तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं OL टैग, हम यहाँ पे लिखते हैं li सॉरी लिस्ट। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। हम यहाँ पे लिखते हैं एक स्टाइल का टैग। अब हम इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू सेट करते हैं। ये सारा जो काम है ये CSS के अंदर होता है, लेकिन मैं इस चीज़ को कवर करना चाहता हूँ आज ही इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसकी जो मैं टाइप है वो दे दूँगा डिस्क। यहाँ पे आके देखते हैं डिस्क से क्या हुआ, इसने इसको ऑर्डर में चेंज कर दिया। इसकी 4 वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है डिस्क, 4 के अलावा और भी बहुत सी वैल्यूज़ हैं, डिस्क, सर्कल। अब हम इस वैल्यू को चेक करते हैं, सर्कल को। ये देखें इसने यहाँ पे सर्कल ऐड कर दिए। ये देखें यहाँ पे इसने इस लिस्ट के साथ सर्कल ऐड कर दिया। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायर। जब हम स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये देखें इसने इस लिस्ट को स्क्वायर इस लिस्ट के साथ इसने स्क्वायर ऐड कर दिए। जो बुलेट्स हैं इसकी शेप इसने चेंज कर दी है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे नन, तो हमारे पास कोई बुलेट जो है वो शो नहीं होगा। ये देखें कोई बुलेट शो नहीं हो रहा। अब हम इसी चीज़ को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और हमारे पास कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें। हम यहाँ पे लिखते हैं लोअर अल्फ़ा, और यहाँ पे आते हैं, ये देखें इसने अल्फ़ाबेट जो हैं वो लोअर, जो स्मॉल वो लिखना शुरू कर दिए। यहाँ पे हम आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें इसने इसको चेंज कर दिया। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे रोमन। ये देखें इसने इस रोमन जो बुलेट्स हैं वो ऐड कर दिए हैं, रोमन नंबर ऐड कर दिए हमें। नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे लोअर लातीन। इसको चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसको यहाँ पे वो सेट नहीं कर रहा। हम यहाँ पे लिखते हैं अपर अल्फ़ा। हम यहाँ पे लिखते हैं अपर अल्फ़ा। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखें अपर अल्फ़ाबेट्स ऐड कर दिए। नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे अपर ग्रीक। ये देखें अब हम लिखते हैं अपर लातीन। ये कुछ चीज़ें जो अभी वर्क कर रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसमें ख़त्म कर दी गई हैं। तो मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। जो चीज़ें वर्क कर रही हैं उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे डेसिमल। डेसिमल क्या करता है, ये देखें डेसिमल 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे लिखते हैं डेसिमल लीडिंग ज़ीरो, के डेसिमल लिखो लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट लो। डेसिमल लीडिंग ज़ीरो, लीड करो ज़ीरो से। ये देखें डेसिमल लिख रहा है लेकिन स्टार्ट में ज़ीरो ऐड कर रहा है। और कुछ और इंटरेस्टिंग सी यहाँ पे चीज़ें हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप ए। अगर हम टाइप ए लिखेंगे तो ये देखें टाइप ए लिखी तो इसने इसको अल्फ़ाबेट्स में लिखना शुरू कर दिया। और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब इसकी जो टाइप है वो लिख लेते हैं कैपिटल ए। यहाँ पे आते हैं,
पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखें टाइप स्मॉल ले लिखी तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, जब इसकी जो टाइप है वो कैपिटल ले लिखी तो इसने अपर अल्फ़ाबेट्स हमें दे दिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1, ये देखें इसने जो बुलेट्स हैं वो 1 से शुरू किए हैं। नीचे आते हैं, इसने जो लिस्ट है वो 1 से शुरू की है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं रोमन नंबर आई। यहाँ पे देखते हैं, ये देखें इसने रोमन नंबर में हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, स्मॉल रोमन नंबर। अब हम नीचे आते हैं। अब हम यहाँ पे कैपिटल रोमन नंबर लिखने के लिए यहाँ पे हम कैपिटल आई लिखते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये देखें इसने कैपिटल लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी है रोमन नंबर की। अब हम इस चीज़ को और इसको डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे टाइप लिखी ए के स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हमें प्रोवाइड कर दो और स्टार्ट कर दो स्टार्टिंग पोजीशन 5 से। अगर हम जिसकी भी स्टार्टिंग पोजीशन लिखेंगे तो ये उस नंबर से स्टार्ट लेगा। ये देखें इसने ABCDE के बाद इसने स्टार्ट लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट लिया 5 से। तो इस तरह से आप इसकी चेंजिंग करके देख सकते हैं। तो इसमें और भी चीज़ें आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें और भी स्टार्ट पोजीशन इसकी आप इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे टेबल टैग को देखेंगे। यहाँ पे टेबल टैग की सबसे पहले कमेंट टेबल टैग ऐड कर लेते हैं। टेबल नीचे आते हैं, यहाँ पे हम टेबल का टैग यूज़ करते हैं। टेबल यहाँ पे हम आते हैं और हम यहाँ पे टेबल में रोज़ बनाते हैं। तो रोज़ बनाने के लिए हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं, जैसे हमारे पास TR है। TR का मतलब होता है टेबल रो। इसके अंदर हम यहाँ पे टेबल डाटा ऐड करेंगे TD। इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, कॉलम या डाटा। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे 3 दफ़ा। इसको हम यहीं से कॉपी करते हैं एक रो को, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, हमें 3 रो मिल गई हैं। अब हम इन रो को चेक करते हैं ब्राउज़र पे जाके। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, नीचे आते हैं, ये देखें हमें 3 रोज़ मिल रही हैं और उनके अंदर 4 कॉलम्स मिल रहे हैं। हम इनके अंदर बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल। यहाँ पे आते हैं, ये देखें इसने 1 पिक्सल का बॉर्डर ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ रीडिंग, कि अगर हमें इस टेबल डाटा, ये जो टेबल डाटा होता है रो के अंदर, ये एक टेबल डाटा है, ये दूसरा टेबल डाटा है और ये तीसरा टेबल डाटा है और ये चौथा टेबल डाटा है। ये एक रो के अंदर 4 टेबल डाटा ऐड किए गए हैं। हमें इनके अंदर स्पेसेस चाहिए तो हम सेल पेडिंग का यूज़ करते हैं कि हमें सेल के अंदर स्पेस प्रोवाइड कर दो। ये देखें इसने क्या किया है, सेल के अंदर स्पेस प्रोवाइड कर दिया। अब हम चाहते हैं बॉर्डर की स्पेस, तो सेल स्पेसिंग एक हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, इसको यूज़ करेंगे और 20 पिक्सल की स्पेस यहाँ पे ले लेंगे। ये देखें 20 पिक्सल की स्पेस हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये चीज़ यहाँ से हम ख़त्म कर लें, एक टेबल रो के अंदर 3 टेबल डाटा और 2 रोज़ के अंदर नेक्स्ट के अंदर 4 टेबल डाटा हो, तो हम इसको कैसे सेट करेंगे। ये देखें हम ये करेंगे कि इन दोनों जो कॉलम्स हैं इनको कंबाइन कर देंगे। अब इनको कैसे कंबाइन किया जाए, हम जाएंगे लास्ट के ऊपर और कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। हमने 2 कॉलम को यहाँ पे कंबाइन करना, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हम जाके देखते हैं तो देखें इसने 2 कॉलम्स को आपस में कंबाइन कर दिया। अगर हमने कोई टेबल का नेम लिखना है तो हम यहाँ पे एक कैप्शन का टैग यूज़ करते हैं टेबल का नेम लिखने के लिए। यहाँ पे हम लिख देंगे टेबल, ये इसको एडजस्ट कर लेगा अपने साथ, टेबल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें इसने यहाँ पे टेबल लिख दिया। अगर हमने टेबल के साथ कोई कैप्शन ऐड करना हो, कोई नाम ऐड करना हो टेबल का, तो हम कैप्शन
टैग्स का यूज़ करते हैं, कैप्शन टैग का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। हम यहाँ पे कुछ और चीज़ ऐड कर लेते हैं। इस रो से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं टी हेड, और इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, टी हेड। ये एक टैग है जिसका यूज़ किया जाता है, जिसको बनाया गया है कि हमारा जो टेबल है, जो उसका स्टार्ट हो रहा है, जो उसका हेड है, उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा फुटर कौन सा है टेबल के अंदर, हमारी बॉडी कौन सी है, और हमारी जो ऊपर वाली हेडिंग है, हेडिंग्स कौन सी है। हम इसी तरह हमारे पास एक और है टी बॉडी के नाम से, उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि यूज़र अंडरस्टैंड कर सके कि टेबल के अंदर हमारे पास जो बॉडी है उसके अंदर कितनी रोज़ ऐड हैं, और हम उसको यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम एक और टैग का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं टी फुट। तो इससे हमें यहाँ पे पता चलता रहता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, किसके अंदर काम कर रहे हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हम जाके देखते हैं, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन हमें पता चलता जाएगा कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कितनी रोज़ हैं, और हम क्या काम कर रहे हैं और किस जगह पे काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 2 रोज़ ऐड करते हैं तो देखें, अब हमें यहाँ पे वाज़ेह रहेगा कि हमारी जो बॉडी है टेबल की, उसके अंदर हमने कितनी रोज़ ऐड की हैं, टेबल के फुटर के अंदर हमने कितनी रोज़ ऐड की हैं, और हेडिंग के अंदर हमने कितनी रोज़ ऐड की हैं। अब हम जो हमारी फ़र्स्ट लाइन है, फ़र्स्ट रो है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी डाटा हो वो बोल्ड की फॉर्म में हो, तो हम यहाँ पे टी डी की बजाय टी एच का यूज़ करते हैं, टेबल हेडिंग। ये क्या करता है, ये हमारे डाटा को बोल्ड कर देता है। ये भी टेबल डाटा की तरह ही काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा डाटा को बोल्ड कर देता है। ये देखें, इसने डाटा को इसने क्या किया, इसने इस डाटा को बोल्ड कर दिया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस बढ़ा लेते हैं। ये देखें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने, जो कि है डिव और स्पैन। यहाँ पे सबसे पहले हम कमेंट का यूज़ कर लेते हैं, डिव एंड स्पैन टैग। हमारे पास ये जो 2 हैं टैग्स होते हैं, एक होता है डिव टैग और एक होता है स्पैन टैग। ये जो डिव टैग होता है ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो हमारे पास स्पैन टैग होता है इसको कहते हैं इनलाइन एलिमेंट। ये 2 टैग होते हैं। ये देखें, यहाँ पे ब्राउज़र पे चलते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें जो ब्लॉक टैग है उसने इनलाइन को नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो अपनी जगह पूरी लेते हैं, मतलब कि वो स्क्रीन की 100% विड्थ के हिसाब से अपनी स्पेस पूरी लेंगे, लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो उतनी ही स्पेस लेते हैं जितनी उनको दी जाती है, वो उतनी ही स्पेस लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम CSS का यूज़ करके इसका बैकग्राउंड चेंज करें, स्टाइल आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको कर लेते हैं गोल्ड। इसी तरह नीचे चेक करते हैं, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर पर्पल। तो ये देखें आप यहाँ पे, ये देखें जो डिव एलिमेंट है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, उसने अपनी पूरी स्पेस ली है 100%, और जो इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन एलिमेंट है, उसने अपनी उतनी ही स्पेस ली है। तो काफ़ी सारे हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और इनलाइन एलिमेंट होते हैं HTML के अंदर, लेकिन जो पॉपुलर है वो डिव और स्पैन है, जिनका हम आगे CSS में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे आई फ्रेम टैग को। यहाँ पे हम कमेंट लिख लेते हैं आई फ्रेम के लिए हम आई फ्रेम का यूज़ करते हैं। आई फ्रेम,
अब ये आई फ्रेम टैग क्या करता है, ये साइट, अब ये किसी भी दूसरी वेबसाइट को या किसी भी फाइल को, किसी इमेज को, किसी ऑडियो को, किसी वीडियो को, किसी वेबसाइट को, किसी यूट्यूब की वीडियो को अगर इम्बेड करना है अपनी साइट के अंदर, तो आई फ्रेम बेस्ट है। आई फ्रेम के ज़रिए हम किसी भी फाइल को, किसी भी चीज़ को हम अपनी साइट के अंदर इम्बेड कर सकते हैं। हम यहाँ पे आई फ्रेम का टैग यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे सोर्स, इस सोर्स के अंदर हम उस फाइल का लिंक देंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आके इस इमेज का लिंक देते हैं, image.png, image.png। अब यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट भी दे देते हैं। विड्थ यहाँ पे अब हम इसकी विड्थ देते हैं, विड्थ 100 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल। पेज को सेव करके ब्राउज़र पे चलते हैं। ये देखें हम यहाँ पे इसकी जो विड्थ है उसको 500 कर देते हैं और इसकी हाइट को 400। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये देखें ये पूरा एक फ्रेम है, ये पूरा एक फ्रेम है, उसके अंदर हमारी एक इमेज पड़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इस फ्रेम का जो ऊपर ये बॉर्डर है इसको रिमूव करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेक दे देते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक दे देते हैं, BR। यहाँ पे चलते हैं, ये देखें अगर हमने इस आई फ्रेम के ऊपर का बॉर्डर और लेफ़्ट का बॉर्डर रिमूव करना, तो हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं फ्रेम बॉर्डर। हम वो यहाँ पे ऐड करते हैं, फ्रेम बॉर्डर, इसको हम 0 कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये देखें इसने इसका बॉर्डर रिमूव कर लिया। हमने अब इसका बॉर्डर रिमूव कर दिया है। अब हम इसी तरह से इसको यहाँ से डुप्लिकेट करते हैं और यहाँ पे इमेज का लिंक दे देते हैं। अब हम यहाँ पे एक ऑडियो का और एक वीडियो का लिंक देते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम audio.mp3 और इसको यहाँ से डुप्लिकेट करके यहाँ पे वीडियो का लिंक देते हैं, video.mp4, और हम अपनी साइट का भी नीचे यहाँ पे लिंक दे देंगे। यहाँ पे इसको डुप्लिकेट करते हैं और यहाँ पे अपनी साइट का लिंक देते हैं, https://www.asnservices.blogspot.com/। ये देखें हमने यहाँ पे 4 लिंक दे दिए हैं। पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें इसकी हाइट और विड्थ इसकी जो विड्थ है उसको हम कम कर लेते हैं, 100, 200 और इधर भी हम 200 दे देते हैं। अब जाके देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ये देखें इसने यहाँ पे इमेज ऐड कर दी, ऑडियो ऐड कर दी, वीडियो ऐड कर दी, लेकिन साइट ऐड नहीं की। साइट का हम URL चेक कर लेते हैं, https। अब देखें, अब इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है। अब इसको चेक करते हैं, ये साइट को एम्बेड नहीं कर रहा। हम www ख़त्म करते हैं यहाँ से। अब देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। तो देखें इसने यहाँ पे इसको साइट को लोड कर दिया। तो आपने देखा कि हम किस तरह से आई फ्रेम पे इमेज, ऑडियो, वीडियो और किसी साइट को एम्बेड करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पे गूगल मैप को एम्बेड करवाते हैं अपनी साइट के अंदर। तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। हम यहाँ पे गूगल मैप सर्च करते हैं, गूगल मैप पे जाएंगे। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं लाहौर और यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम लाहौर की लोकेशन यहाँ से उठाते हैं। ये देखें
हमारे पास यहाँ पे शेयर का बटन आ रहा है, शेयर का लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है एम्बेड अ मैप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम चूज़ करेंगे कस्टम साइज़, क्योंकि हमने अपना खुद का कस्टम साइज़ ऐड करना है। ये देखें, ये साइज़ आ गया, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू एक्चुअल साइज़ के, इसका एक्चुअल साइज़ क्या है, इसके ऊपर हम क्लिक करके देख सकते हैं कि इस मैप का एक्चुअल साइज़ क्या है। ये देखें, इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 2। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इधर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कंट्रोल एस सेव। इधर चलते हैं, ब्राउज़र पे चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पे इसने यहाँ पे हमें इमेज ऐड करके दी, हमें ऑडियो ऐड करके दिया, हमें वीडियो एम्बेड करके दी, साइट एम्बेड करके दी और मैप एम्बेड करके दे दिया। अब हम देखते हैं यूट्यूब की वीडियो को हमने कैसे एम्बेड करना है। ये हमने यहाँ पे एक वीडियो ओपन कर ली है, हम यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें इसका कोड मिल रहा है, हम इसको कॉपी करेंगे, इसका आई फ्रेम, इसके पूरे आई फ्रेम को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसकी हाइट विड्थ को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका ये जो सोर्स है, इसका टाइटल देख लें, यहाँ पे आते हैं और इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, नीचे आते हैं। क्या ये YouTube की वीडियो को एम्बेड करेगा, देखते हैं। इसकी हाइट ज़्यादा है, इसने देखें थोड़ा लोड हो रहा है। तो ये देखें, इसने इस वीडियो को एम्बेड कर दिया। तो देखा आपने हम किस तरह से हम आई फ्रेम की मदद से इमेज, ऑडियो, वीडियो, साइट, कोई भी वेबसाइट, कोई भी मैप और किसी भी यूट्यूब की वीडियो को ईजिली एम्बेड करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्बेड PDF। यहाँ पे हमारे पास 3 टैग्स होते हैं जिनकी मदद से हम इजीली PDF को एम्बेड करवा सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास होता है एम्बेड का टैग, नंबर 2 पे हमारे पास होता है आई फ्रेम और नंबर 3 पे हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एम्बेड। हम यहाँ पे लिखेंगे एम्बेड का टैग और यहाँ पे एम्बेड का टैग लिखेंगे, इसको क्लोज नहीं करना हमने। अब हम यहाँ पे लिख देंगे सोर्स, जो हमारे PDF का सोर्स होगा वो यहाँ पे हम देंगे। और अब हम यहाँ पे लिख देंगे टाइप, इसकी जो टाइप होगी वो होगी एप्लीकेशन /PDF। तो आप इसको यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। मेरे पास इस वक्त PDF नहीं है तो मैं इसको ट्राई नहीं करूँगा, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम आई फ्रेम लिखेंगे और आई फ्रेम को यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे हम उसी तरीके से सोर्स, उस PDF का लिंक देंगे, जैसे हमने ऊपर एम्बेड करवाया वैसे ही इसको यहाँ पे एम्बेड करवा सकते हैं किसी भी PDF को। यहाँ पे हम इसकी हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं, हाइट और विड्थ यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट टैग है, ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पे क्लोज़ करना ज़रूरी है, एम्बेड को क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा, यहाँ पे हमने सोर्स लिखा था, यहाँ पे भी हमने सोर्स लिखा था अब पाथ के लिए, लेकिन हम यहाँ पे डाटा लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट टैग में डाटा यूज़ करेंगे और यहाँ पे टाइप बता देंगे एप्लीकेशन /PDF। और हम यहाँ पे भी इसकी हाइट और विड्थ दे सकते हैं, विड्थ, और यहाँ पे हम हाइट दे देंगे, हाइट। तो ये 3 टैग्स होते हैं जिनकी मदद से हम इजीली किसी भी PDF को अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करवा सकते हैं।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे HTML की एंटिटीज़ के बारे में। HTML एंटिटीज़, HTML की कुछ एंटिटीज़ होती हैं, लाइक हम यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेते हैं, पैराग्राफ। तो इसके दरमियान में हम यहाँ पे लिखेंगे एंड NBSP कॉलन। अब ये क्या करता है, ये एक स्पेस प्रोवाइड करेगा पैराग्राफ के अंदर। इसको हम कॉपी करके काफ़ी दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। जितनी दफ़ा हम पेस्ट करेंगे ये उतनी हमें स्पेसिस प्रोवाइड कर देगा। तो ये देखें, इसने जितनी दफ़ा हमने यहाँ पे अपनी यहाँ पे स्पेस दी, उसने उतनी ही दफ़ा यहाँ पे बीच में स्पेस ऐड कर दी है। अब हमने ये साइट ओपन की है, यहाँ पे हम कुछ और एंटिटीज़ देखेंगे, HTML एंटिटीज़। नीचे आते हैं, ये देखें काफ़ी सारी एंटिटीज़ हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, लेस देन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये काफ़ी सारी एंटिटीज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे HTML के कुछ सिंबल्स। यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर लेते हैं, HTML सिंबल्स। अब ये HTML सिंबल्स क्या होता है, यहाँ पे हम उसी तरीके से P का ये पैराग्राफ ऐड करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी नेम लिख लेते हैं, पैराग्राफ, बल्कि पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड %, कॉपी, कॉलन। अब ये क्या करता है, ये यहाँ पे आप देखें, ये कुछ सिंबल्स होते हैं HTML के, जो नीचे आते हैं। ये देखें, ये कॉपीराइट का जो सिंबल है इसने यहाँ पे ऐड कर दिया। इस तरह से काफ़ी सारे और भी सिंबल्स होते हैं यहाँ पे देखें, HTML सिंबल्स पे हम जाते हैं, नीचे आते हैं। ये देखें काफ़ी सारे HTML के सिंबल्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये कॉपी के लिए, ये देखें हमने ये यूज़ किया। ये देखें काफ़ी सारे सिंबल्स हैं। अब हम यहाँ पे HTML में कुछ इमोजी का यूज़ करते हैं, इमोजी इन HTML। यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं $, हैशटैग 128516 कॉलन। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। अब ये HTML में इमोजीज़ किसे कहते हैं, ये देखें। अगर आपने मैसेंजर वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको, व्हाट्सअप मैसेंजर वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको इमोजी का आइडिया होगा। तो यहाँ पे आते हैं, ये देखें HTML इमोजी। ये देखें नीचे, ये देखें काफ़ी सारी इमोजीज़ हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये HTML में कुछ इमोजीज़ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ होती हैं। इन वैल्यूज़ का यूज़ करके आप इन इमोजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक फेवरेट आइकन ऐड करते हैं। हम देखेंगे कि HTML के अंदर फेवरेट आइकन कैसे ऐड किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे एक टैग होता है लिंक का। इसके अंदर हम एक हाइपर रेफरेंस का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं पाथ देने के लिए। इसके अंदर हम पाथ देंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिलेशन। इसका रिलेशन क्या है जो हम ये बना रहे हैं, इसका रिलेशन है आइकन, फेवरेट आइकन, और इसकी जो टाइप है वो है इमेज, और इसकी एक्सटेंशन PNG। अब हम यहाँ पे उस इमेज का पाथ देंगे। हमने एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड करके ये सेव करके रखी हुई है, इसका हम पाथ यहाँ पे दे देते हैं image.png, image.png। सेव करते हैं फाइल को, यहाँ पे चलते हैं। ये देखें, तो ये आप देखना, ये टाइटल के साथ एक फेवरेट आइकन ऐड कर देगा। तो ये देखें, इसने टाइटल के साथ एक फेवरेट आइकन ऐड कर दिया।
तो अब हम यहाँ पे फॉर्म्स की बात करेंगे कि फॉर्म्स में कितना डाटा हम लिख सकते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या यूज़ किया जाता है। आज हम उन सब की बात करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म को बनाने से पहले फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं। अब इस टैग के अंदर हम और टैग्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक होता है एट्रीब्यूट मेथड और एक होता है यहाँ पे एक्शन। ये जो एक्शन होता है, ये फॉर्म जब सबमिट होता है तो यहाँ पे हम जो यूआरएल देंगे तो फॉर्म उस पेज के ऊपर सबमिट होगा। पहली तो ये बात होगी। दूसरी बात है, ये जो मेथड होता है इसकी दो टाइप्स हम देखते हैं, पोस्ट और गेट। ये जो दो टाइप्स होती हैं, इनका काम जो होता है ये बैक एंड डेवलपर्स के लिए होता है, तो ये फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए इसका काम नहीं होता। तो ये भी हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म को डिस्कस करते हैं। फॉर्म यहाँ पे हमने बना लिया। अब हम यहाँ पे कुछ और टैग्स देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इनपुट। यहाँ पे हम ऊपर थोड़ी सी ब्रेक दे देते हैं, br। अब हम यहाँ पे देखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये एक एम्प्टी टैग होता है। ब्राउज़र पे चल के इसको देखते हैं, नीचे आते हैं, ये देखें, ये एक हमारे पास बॉक्स बन गया जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, जिसकी टाइप टेक्स्ट है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ और चीज़ें। यहाँ पे हम देख लेते हैं डिसेबल्ड। अगर हम डिसेबल यहाँ पे यूज़ करते हैं तो देखते हैं, ये देखें, इसके अंदर हम कुछ लिख नहीं सकते, ये डिसेबल हो गया बॉक्स डिसेबल। एक मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक वैल्यू होती है और एक होता है प्लेस होल्डर। जो वैल्यू होती है वो इसके अंदर में उसको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो प्लेस होल्डर होता है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटर योर नेम, और यहाँ पे हम चेक करते हैं प्लेस होल्डर को। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि प्लेस होल्डर जैसे ही हमने ऐड किया तो इसने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया बीच में। हम क्लिक करते हैं तो वो देखें यहाँ पे एक मध्यम सा एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है प्लेस होल्डर लगाने से। यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं एंटर नेम। जैसे हमने एंटर नेम यहाँ पे वैल्यू दी है, तो अब हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं तो देखें यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई, जिसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो ये फ़र्क होता है वैल्यू और प्लेस होल्डर में। जो वैल्यू होती है वो वहाँ पे ऐड हो जाती है, जो प्लेस होल्डर होता है वो वहाँ पे ऐड नहीं होता, हमें शो हो रहा होता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड क्या करता है, ये जब हम यहाँ पे सबमिट बटन दबाते हैं, यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर अगर हम कोई डाटा सबमिट नहीं करते तो ये यहाँ पे हमें वार्निंग देता है कि ये यहाँ पे डाटा ऐड करो, ये रिक्वायर्ड है। तो ये भी आगे चल के हम इसको मज़ीद देखेंगे, क्योंकि इसका यूज़ बैक एंड डेवलपर्स अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डाटा को डाटाबेस के अंदर सबमिट करवाना होता है। तो कोई फील्ड कोई मिसिंग होती है, अगर रह जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे रिक्वायर्ड, वो सब की जो इम्पोर्टेंट होती है फील्ड्स वो वहाँ पे रिक्वायर्ड लगा देते हैं। अगर कोई यूज़र डाटा इंपोर्ट नहीं करता तो उसको एक वार्निंग मिलती है कि आप यहाँ पे डाटा ऐड करें। तो अब हम कुछ और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मैक्सिमम लेंथ। हम यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ जो है वो 20 कर देते हैं, 20 कैरेक्टर्स। यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब हम देखते हैं इसकी, ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ, ये मुझे और टाइप करने की इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 20 है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक होता है साइज़ जो होता है वो मैं कर देता हूँ 30। जैसे मैंने 30 किया तो ये देखें इसने इसकी विड्थ बढ़ा दी है। इसने इसकी विड्थ जो है वो 30 कैरेक्टर्स की ऐड कर दी है। अब इसमें 30 कैरेक्टर्स ऐड होंगे, लेकिन मैंने इसकी मैक्सिमम लेंथ रखी हुई है 30 कैरेक्टर्स।
20 करैक्टर्स, इसमें सिर्फ 20 करैक्टर्स ऐड होंगे, लेकिन इसकी जो लेंथ, इसका जो साइज़ है वो 30 वाला बन गया। देखें अगर मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ 1, तो ये देखें इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो सिर्फ 20 करैक्टर्स ही हैं, लेकिन इसका जो साइज़ है उसका मैंने इंक्रीज़ कर दिया 30 करैक्टर्स वाला, तो इस वजह से ये विड्थ में इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस मैक्सिमम लेंथ को यहाँ से रिमूव करते हैं और इसका साइज़ 30 रखते हैं, तो अब देखते हैं कि क्या ये 30 करैक्टर्स लेता है। यहाँ पे आते हैं, इसमें हम जितना चाहें करैक्टर्स ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये इसका जो साइज़ है वो 30 वाला है, यानी ये 30 करैक्टर्स की हमें दिखाएगा और इसके अंदर जितने करैक्टर्स हैं बाकियों को हाइड किए हुए, बाकी हमें शो नहीं होंगे। जो स्क्रीन के ऊपर हमें शो होंगे वो हमें सिर्फ 30 करैक्टर्स शो होंगे। इसने उसका जो साइज़ है वो 30 करैक्टर्स वाला बना दिया इस वजह से। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है ऑटो फोकस के जैसे ही पेज रिफ़्रेश हो, इसके ऊपर ये जो है ब्लिंक करना शुरू हो जाए। ये देखें मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे अब हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखें जैसे मैंने पेज को रिफ़्रेश किया इसके अंदर ब्लिंकिंग शुरू हो गई है। तो इसको ही कहते हैं ऑटो फोकस के। जैसे पेज रिफ़्रेश हो तो सारा फोकस इस इनपुट बॉक्स के अंदर हो, अगर ये इनपुट बॉक्स हमने यूज़ किए हैं। यहाँ पे एक और हमें मिलेगा ऑटो कंप्लीट के नाम से। इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है ऑन, एक होती है ऑफ़। अगर हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो जो यहाँ पे अक्सर क्या होता है, जब हम डाटा सबमिट करवाते हैं डेटाबेस के अंदर, जो हमारा डाटा होता है वो हिंट के तौर पे हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ को हाइड करने के लिए हम यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ़ कर देते हैं। अगर ये ऑन करेंगे तो वो जो डाटा होगा वो हिंट की फॉर्म में हमें शो होगा, अदरवाइज़ वो हमें शो नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास एक और टैग होता है जिसको कहते हैं लेबल। यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, तो ये जो लेबल का फॉर्म होता है ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें लेबल को हम यहाँ पे, ये देखें ये लेबल है और ये यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे एक होता है हमारे पास ईमेल। ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं आप इसके अंदर अप्लाई करके देख सकते हैं। प्लेस होल्डर, वैल्यू, डिसेबल, रिक्वायर्ड, इस टाइप की। यहाँ पे आते हैं, अब ये जो ईमेल है ये क्या करेगा, अगर इसके अंदर ईमेल नहीं देंगे, रॉन्ग ईमेल देंगे तो ये अपने अंदर नहीं लेगा, ये वार्निंग देगा। अब यहाँ पे देखते हैं और चीज़ें। टाइप, एक होता है पासवर्ड। ये जो पासवर्ड है ये हमें हिडन फॉर्म में देता है। नीचे आते हैं, ये अब यहाँ पे लिख लेते हैं इनपुट टाइप हिडन। ये जो हिडन होता है ये क्या करता है, इसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं 20। इनपुट टाइप हिडन क्या करेगा, ये हिडन फॉर्म में ये हमें ब्राउज़र के ऊपर शो नहीं होगा, लेकिन ये जो हमारे बैकएंड डेवलपर होते हैं अगर उन्होंने कोई हिडन फॉर्म में डाटाबेस में सबमिट करवाना होता है तो वो इस हिडन फॉर्म में वैल्यू दे देते हैं उतनी, तो वो वैल्यू हिडन फॉर्म में सबमिट होती है। नीचे आते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इनपुट टाइप कलर। अब हम इन सारी चीज़ों को ब्राउज़र के ऊपर चेक करते हैं। ये देखें ये हमारा टेक्स्ट आ गया जिसके अंदर हम नंबर, करैक्टर कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास ईमेल का बॉक्स आ गया, ये हमारे पास पासवर्ड आ गया। ये देखें हिडन फॉर्म में शो हो रहा है हमारे पास पासवर्ड। ये हमारे पास कलर आ गया, कलर पिकर आ गया। इसके अंदर हम कलर को पिक कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें। अच्छा, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इनपुट टाइप रेंज, इनपुट टाइप रेंज, इसको देखते हैं।
ये देखें हमारे पास एक रेंज शो हो गई है। इसकी हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे इनपुट टाइप डेट और एक और होता है इनपुट टाइप टाइम, डेट और टाइम। अब इसको देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से हम डेट पे, ये देखें डेट और टाइम, ये डेट का और ये टाइम का हमारे पास शो हो गया बॉक्स। अब हम नीचे और टाइप और कुछ देख लेते हैं चीज़ें। इनपुट टाइप, अब हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर। अब नंबर जो हमने लिखा है ये एक बॉक्स बनेगा जिसके अंदर हम सिर्फ नंबर को लिख सकते हैं और कोई चीज़ टाइप नहीं कर सकते। अच्छा, अब और देखते हैं इनपुट टाइप रीसेट, एक और होती है इनपुट टाइप। अब हम बटन बना लेते हैं सबमिट। अच्छा, बटन का एक और टैग भी होता है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। बटन, इसको हम फॉर्म से बाहर लिख लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे दे देते हैं बटन। इसकी वैल्यू इसके अंदर दी जाती है और इनपुट टाइप में जो वैल्यू दी जाती है वो इस वैल्यू के अंदर दी जाती है बटन की। यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं क्लिक या सबमिट दे देते हैं, ठीक है। इसको, इस टैग को इससे बाहर। अच्छा, अब यहाँ पे एक हमने यूज़ किया इनपुट टाइप रीसेट और एक यूज़ किया है इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप रीसेट क्या करता है, ये फॉर्म के अंदर जितनी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे ये उसको रीसेट कर देता है। और ये इनपुट टाइप सबमिट क्या करता है, ये एक बटन होता है जिसकी वैल्यू हमने दी जो इसके नेम के ऊपर शो होगी सबमिट, ये वे वैल्यूज़ को सबमिट करवा देता है। और एक बटन बनाने का एक तरीका ये भी है कि हम बटन का टैग यूज़ करें। इसको हम देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ भी नेम, यहाँ पे भी, और हमने इन सारी वैल्यूज़ को रीसेट करना तो हम ये रीसेट का बटन क्लिक करेंगे। ये देखें सारी वैल्यूज़ को इसने रीसेट कर दिया। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ बटन को, क्योंकि इसका हम यूज़ नहीं कर रहे। इसका हम सिर्फ बताने का मकसद यही था कि बटन को इस तरह से भी, बटन का टैग भी यूज़ होता है इसमें, लेकिन फॉर्म के अंदर हम इनपुट टैग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, अब हम यहाँ पे देते हैं इनपुट टाइप URL। ये इनपुट टाइप URL क्या करता है, ये एक बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स के अंदर हमें एक करेक्ट URL देना पड़ेगा। अगर हम रॉन्ग देंगे तो ये हमें ऐड नहीं करने देगा, यहाँ पे वार्निंग देगा। अच्छा, अब हमारे पास होता है इनपुट टाइप फाइल। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ गया फाइल। यहाँ से हम फाइल को चूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप, ये देखें यहाँ से कोई भी फाइल है इसको हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से चूज़ करेंगे यहाँ पे उस फाइल का नेम आ जाएगा image.png। अच्छा, इसके अंदर अगर हमने मल्टीपल फाइल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल। तो ये क्या करेगा, मल्टीपल फाइल्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकेंगे। ये जो हमने यहाँ पे ऊपर दिया है इनपुट टाइप नंबर, इसमें हम ये शर्त लगा सकते हैं कि जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो वो हो 10 से स्टार्ट हो और मैक्सिमम वैल्यू हो हमारे पास 20 और स्टेप 2 वैल्यू 1। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो 10 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 20 होगी, और जो हमें स्क्रीन के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमारी शो होगी वो होगी 1। अगर हम वैल्यू को बढ़ाते हैं तो 2 स्टेप बढ़ेगी वैल्यू। इसको हम देखते हैं कि हम इसको यहाँ पे देखते हैं। पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 शो हो रही है। अब हम इस वैल्यू को बढ़ाते हैं। ये देखें, क्योंकि इसने डायरेक्ट 10 कर दिया, क्योंकि हमारी मिनिमम वैल्यू जो है वो 10 से स्टार्ट होगी।
ये देखें ये स्टेप 2 जो हमने दिया है कि 2 स्टेप बढ़े, तो 2 स्टेप बढ़ रही है और इसके आगे नहीं जा रही, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो 20 होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं नीचे टेक्स्ट एरिया। अब ये टेक्स्ट एरिया क्या होता है? इसके अंदर हम 2 चीज़ें देते हैं, एक होता है कॉलम 10 कॉलम और रोज़ 20 रोज़। अब हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारा कॉलम, ये हमारा टेक्स्ट एरिया होता है, मैसेज बॉक्स जिसको हम कहते हैं। इसकी रोज़ को हम कम कर लेते हैं 5। अच्छा, इसके अंदर जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे देते हैं हेलो, जो इसकी बॉडी के अंदर शो होती है। पेज को रिफ्रेश, ये देखें, ये वैल्यू शो हो रही है और इसके कॉलम और रोज़ जितना हमने दिया उस हिसाब से इसने उसको एडजस्ट किया। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे सेलेक्ट टैग्स होते हैं, सेलेक्ट। इसके अंदर हम ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ऑप्शन ये ड्रॉप डाउन की तरह काम करते हैं, ऑप्शन। इसके अंदर हम लिख लेते हैं ऑप्शन, इसको हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं कंट्रोल डी करके और इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं, देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन की तरह आ गए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आए वो ऑप्शन 3 सेलेक्ट हो। पेज को रिफ़्रेश किया, ऑप्शन 1 सेलेक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन 3 सेलेक्ट, तो हम यहाँ पे जाके लिख देंगे सेलेक्टेड। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन शो हो रहा है वो ऑप्शन 3 शो हो रहा है। ये देखें, अब देखें, ये देखें, सेलेक्ट के अंदर आते हैं। अगर हमने डेटाबेस में कोई वैल्यू ऐड करनी होती है तो हम वो वैल्यू के अंदर देते हैं। तो क्या, जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो ये जो यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं वो डेटाबेस में ऐड हो जाती है। तो ये वैल्यू डेटाबेस में डाटा को एंटर करने के वक्त हम यहाँ पे वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू डेटाबेस में ऐड होती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं साइज़ 2। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें, इसने 2 हमें यहाँ पे शो कर दिए हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसने हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो 2 का शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि हम जो ये देखें, जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं जो पहले वाला है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं हो रहे। हमने मल्टीपल यूज़ किया ताकि हम इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकें। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें, हमने इन दोनों को एक साथ में सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ग्रुप क्या क्या होता है, ऑप्ट ग्रुप, और उसको यहाँ पे ऑप्ट ग्रुप को क्लोज। इस ऑप्ट ग्रुप को यहाँ से, ऑप्शन ग्रुप को यहाँ से लेते हैं, यहाँ से बंद, यहाँ से। अब 2 जो ऑप्शन है ना, इन दोनों को ऑप्शन ग्रुप में डाल देते हैं। अब ये ऑप्शन ग्रुप करता क्या है, अभी आप देखिएगा। इसको यहाँ से आगे करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये देखें, हमने 2 ऑप्शन ग्रुप लिए, उनके अंदर इन ऑप्शन को हमने एक ग्रुप में डाल दिया और उन ग्रुप का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे लेबल में ग्रुप 1, और यहाँ पे भी हम लेबल का यूज़ करेंगे, लेबल। इसको हम देते हैं ग्रुप 2। अब हम ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं, हमने यहाँ पे ये साइज़ 2 और साइज़ 2 यूज़ किया हुआ है, इस वजह से हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा। यहाँ पे आते हैं, अब देखते हैं। अब हमारे पास मल्टीपल सेलेक्ट है तो हम इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे रिमूव करते हैं मल्टीपल को। अब आके देखते हैं,
अब हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें इसने दो ग्रुप बना दिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में 2 ऑप्शन है, ग्रुप 2 में भी 2 ऑप्शन है। तो इस तरह से ऑप्शन ग्रुप काम करता है। अब हम यहाँ पे रेडियो बटन देख लेते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सेट करते हैं। ये भी डाटाबेस से का काम है कि वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को यहाँ से पिक करना है और डाटाबेस में ऐड करना है। यहाँ पे एक नेम का एट्रीब्यूट होता है, ये भी हमें आगे काम आएगा, आता है। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं मेल, इसको यहाँ से डुप्लिकेट करते हैं। अब हमने इसका जो नेम है वो यहाँ पे कर देते हैं फीमेल, और यहाँ पे अदर। अच्छा, अब हम देखते हैं ब्राउज़र पे जाके, ये देखें। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। ये तीनों एक साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये तीनों एक साथ सेलेक्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू में जाएंगे, नेम में जाएंगे, नेम में जाके इसको जेंडर दे देंगे। इनके तीनों के जो नेम है वो सेम कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखें अब ये सबको एक साथ पिक नहीं कर रहा। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास होता है, इसको कॉपी करते हैं। इसी तरह से हमारे पास होता है रेडियो, एक होता है चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब चेक बॉक्स क्या करता है, जब हम यहाँ पे सेम वैल्यू देते हैं ना, जिस तरह यहाँ पे हमने सेम नेम दिए, तो ये क्या करेगा, ये इसको एक साथ सेलेक्ट करेगा। ये उसका उल्टा है। यहाँ पे देखें, ये इसने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। अगर हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे, जो सेम वैल्यूज़ हैं, इनको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पे जाके, अभी भी ये सबको सेलेक्ट कर रहा है। तो अब आपने देखा कि जो ये होता है, रेडियो बटन होते हैं, इनमें हम अगर नेम सेम दें तो ये जो एक साथ सेलेक्ट करता है सबको, तो ये एक साथ सबको सेलेक्ट नहीं करता। इसी तरह ही चेक बॉक्स होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें जब हम नेम में सेम वैल्यूज़ भी दें तब भी ये एक साथ सेलेक्ट करता रहता है। अब हम देखते हैं डाटा लिस्ट। यहाँ पे हम दे देते हैं डाटा लिस्ट। फॉर्म के अंदर ही हम डाटा लिस्ट को देखेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं हम सर्च, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको यहाँ से बंद करते हैं। डाटा लिस्ट को यहाँ पे क्लोज करते हैं इसके नीचे। अब हमें इसके अंदर वैल्यूज चाहिए। यहाँ पे हम देंगे ऑप्शन, और इसकी वैल्यू हम दे देंगे एप्पल। कॉपी करेंगे, इसी तरह यहाँ पे बनाना और ऑरेंज। अब हम क्या करेंगे, इसको एक आईडी देंगे। आईडी का मतलब होता है कि हम इसको इसकी एक शनाख्त बना रहे हैं। इसको दे देते हैं सर्च, कि अगर कोई इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे हम देते हैं लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। यहाँ पे देंगे सर्च। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये डाटा लिस्ट बनाई, एक लिस्ट बना ली, 3 इसमें ऑप्शन रखें, और इसकी जो पहचान है वो मैंने सर्च दे दी। अब जो भी इन लेटर्स में से कोई इस इनपुट बॉक्स में सेलेक्ट करता है, सर्च करता है, तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ेगा, इस लिस्ट में डाल देगा, इस इनपुट बॉक्स के अंदर। अब देखें, मतलब ये एक लिस्ट में डाल देगा इसको। ये देखें, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, ये नीचे हमें हिंट देगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ
ये देखें बी देते हैं बनाना, ये देखें CDSO देते हैं, ये देखें ऑरेंज, एप्पल, ये देखें ये होता है डाटा लिस्ट का काम। अब हम यहाँ पे देखेंगे लेबल, फील्ड सेट और लेजेंड। यहाँ पे कमेंट दे देते हैं लेबल, फील्ड सेट और लेजेंड्स। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, सिंपल सा। नीचे एक बटन बनाते हैं इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट का बटन। अब हम क्या करेंगे, ऊपर आते हैं, यहाँ पे लेबल ऐड कर लेते हैं, लेबल, लेबल, लेबल के अंदर हम लिखते हैं नेम, और यहाँ पे हम आईडी देते हैं NM, और यहाँ पे देते हैं 4 का एट्रीब्यूट, और इसको हम दे देते हैं NM। अच्छा, हमने क्या किया, एक इनपुट टैग, एक इनपुट बॉक्स बनाया, एक हमने एक बटन बनाया। इससे पहले हमने यहाँ पे एक लेबल बना दिया। अब देखते हैं लेबल क्या करता है। लेबल तो एक सिंपल सा टेक्स्ट होता है ना, नेम, ये देखें ये नेम। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें जैसे मैं नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो फोकस है वो हमारा इस बॉक्स के अंदर चला जाता है। दोबारा देखें, नेम के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे नेम के ऊपर क्लिक करते हैं हमारा सारा फोकस इसके अंदर होता है। ये कैसे हुआ, हमने इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट को हमने आईडी दे दी NM की। अब वो जो आईडी हमने दी है इसकी शनाख्त, वो हमने इसको 4 एट्रीब्यूट में दे दी। जो लेबल है इसके अंदर 4 का एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम इसकी आईडी देते हैं। जब हमने आईडी दे दी तो जब हम लेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा इनपुट बॉक्स के अंदर फोकस ऑटोमेटिकली बनता है। अच्छा, अब हम ये फील्ड सेट की बात करेंगे और लेजेंड की बात करेंगे। फील्ड सेट किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फील्ड सेट, और इसको हम क्लोज करते हैं इस जगह पे, फील्ड सेट। अच्छा, अब हम एक और फील्ड सेट ले लेते हैं, फील्ड सेट, और उसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, फील्ड सेट। अच्छा, इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं, लेजेंड, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, लेजेंड। अच्छा, अब हम इसके अंदर नेम देते हैं फॉर्म बेसिक इन्फो। अब हम जाके देखते हैं यहाँ पे, ये देखें, जाते हैं, ये देखें, यहाँ पे आते हैं, ये देखें, यहाँ पे इसको हमने क्लोज नहीं किया, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अब पेज को रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें, यहाँ पे थोड़ी सी हम ब्रेक दे देते हैं, थोड़ी सी यहाँ से ब्रेक। अच्छा, अब देखते हैं ये जो फील्ड सेट होता है ये क्या करता है, ये बॉर्डर की तरह काम करता है। ये देखें, हमने इनपुट बॉक्स के अंदर एक फील्ड सेट दिया, इसने एक बॉर्डर बना दिया। हमने इसके अंदर भी फील्ड सेट दिया, इनपुट टाइप टैग सबमिट के अंदर इसने यहाँ पे भी बॉर्डर बना दिया। और हमने जब फील्ड सेट के बाद हमने एक लेजेंड का टैग यूज़ किया तो इसने इस बॉर्डर के ऊपर हमें ये टेक्स्ट ऐड करवा दिया। तो ये देखें, ये एक अच्छा तरीका है कि फॉर्म में हम फील्ड सेट और लेजेंड का यूज़ भी कर सकते हैं। इससे फॉर्म की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ मेटा टैग्स, ऊपर आते हैं, यहाँ पे मेटा टैग्स की बात कर लेते हैं। ये मेटा टैग्स किसे कहते हैं, गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बिंग गुरु। ये देखें, जैसे मैंने बिंग गुरु की वेबसाइट सर्च की तो हमारे पास ये जो फर्स्ट रिज़ल्ट है ये आ रहा है, ये वेबसाइट का रिज़ल्ट। ये देखें, ये साइट का URL है, ऊपर आ रहा है हमारे पास, ये इस साइट का टाइटल आ रहा है, ये देखें ये टाइटल आ रहा है,
और नीचे जो है ये इस साइट की मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है। इसमें कुछ इन्होंने कीवर्ड्स ऐड किए गए हैं, ये देखें, टेक्नोलॉजी ब्लॉग, मोटिवेशन, फ्रीलांसिंग, ये देखें, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे गए हैं। जब हम अपनी साइट बनाते हैं, जब हम ब्लॉग पे काम करते हैं, तो हमें एक उस ब्लॉग का टाइटल, उस ब्लॉग का URL, उस ब्लॉग की मेटा डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन देते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए मेटा का जो टैग है वो यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम देते हैं नेम, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम देते हैं कंटेंट, यानी कि हम एक मेटा की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और जो हमारा कंटेंट है वो हम यहाँ पे बता देते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट फॉर मनी ऑनलाइन। ठीक है, ये जो है ये हमारी डिस्क्रिप्शन, हमने मेटा टैग के अंदर बताया कि हम डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं और उसका कंटेंट ये होगा। मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन जो हमारी होती है वो ये होती है, ये चीज़। अब इसके अंदर कुछ अपनी साइट के अंदर हम कुछ कीवर्ड्स भी ऐड करते हैं ताकि हमें रैंकिंग मिल सके उन कीवर्ड्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे देते हैं नेम, कीवर्ड्स, और हम यहाँ पे कंटेंट देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया अर्न मनी ऑनलाइन, तो हम यहाँ पे देते हैं ऑनलाइन मेक, यहाँ पे देते हैं अर्न मनी, और एक और दे देते हैं ऑनलाइन मनी। ये कुछ बेसिक से जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। ये हम मेटा टैग्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा जो वेब पेज है, ये जो हमारा पेज है, इसको हम अगर रैंकिंग में लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये मेटा टैग्स का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे देते हैं मेटा और इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। नेम दे देते हैं रोबोट्स और यहाँ पे कंटेंट देते हैं इंडेक्स और फॉलो। अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि हम अपनी जो साइट है उसको इंडेक्स करवाना चाहते हैं गूगल के अंदर, और उसके अंदर कुछ लिंक्स हैं और उनको भी ये फॉलो अगर करना चाहता है तो ठीक है, अगर उसको भी ये इंडेक्स करवाना अगर नहीं करवाना, कुछ ऐसे लिंक्स हैं तो हम यहाँ पे नो फॉलो और नो इंडेक्स कर सकते हैं। ये हैं कुछ मेटा टैग्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है कि आज का कंप्लीट HTML का ट्यूटोरियल आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।